किसी से बात कर लीजिए। अगर उसने घबराहट में आकर के किसी को कुछ बोल दिया तो हमारी खैर नहीं है। लकी बेटा, तू हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ? हाँ। ये ले आइसक्रीम खा और किसी से कुछ मत कहना। पापा, मुझे उसका नाम मालूम है। कोई बात नहीं। स्कूल के रास्ते पर दीवार पर उसका पोस्टर लगा हुआ था और नीचे पुलिस का नंबर भी लिखा हुआ है। तो तू क्या करना चाहता है? पुलिस को फोन करना चाहता है? उन्हें सब बताना चाहता है? पर पापा, वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा आइसक्रीम पिघल रही है, आइसक्रीम खा लो। पापा, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। वो हमारे घर पर क्यों है? आप रजत के साथ क्या करने वाले हो? जोर से मत बोल, उसका नाम मत लेना। आप उसके साथ क्या करने वाले हो? वो हमारे घर पर क्यों है? उसे बांधकर क्यों रखा गया है? लकी बेटा, तू हमारे साथ है ना, अपने मम्मी पापा के साथ? तो तू डर मत, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। बस एक छोटा सा काम है, जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं उसे खोल लूंगा। पर वो हमारे घर पर क्यों है? बेटा अभी तू नहीं समझेगा। उसे किडनैप किया है ना पापा? देख, अभी के लिए बस इतना समझ ले कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तब तक तू चुप रहेगा। अश्विन भाई से, बड़े पापा से कुछ नहीं बोलेगा। स्कूल में भी इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा। अगर तू करेगा तो तकलीफ में कौन आएगा? आप और मम्मी। हाँ, बस तू मुझे और मम्मी को तकलीफ में देख सकता है? तो तू चुप रह, नॉर्मल रह। आइसक्रीम खाना। फिर भी मैं डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मैं उस कमरे बात को खींच मत। कल मेरे 50 लाख मेरे पास होंगे तो तेरा बेटा रजत तेरे पास होगा। सब तेरे हाथ में है। कल सुबह ठीक 10 बजे कपड़ा मार्केट। सर, कॉल ट्रेस हो गई है। अपने सूरत से ही था, वराछा के पास। टीम एग्जैक्ट लोकेशन भेज रही है सर। निकलो तुरंत। करीब 6 हफ्ते बाद उसने पैसों के लिए फोन किया है। भगवान करे कल वो पकड़ा जाए। मैंने पैसे रेडी रखे हैं सर। मैं तो 75 लाख देने को भी तैयार हूँ। तोल मोल तो मैंने आप लोगों के कहने पर किया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सर, और कुछ नहीं। वही होगा भावेश, रजत मिलेगा, जरूर मिलेगा। भावेश, कल हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कपड़ा बाजार की भीड़ में हम भी होंगे। तुम पर नजर रखें। उसने कपड़ा बाजार में कोई एग्जैक्ट ठिकाना नहीं बताया, मतलब साफ है वो उस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ है और जरूर तुम्हें पहचानता है। फर्क नहीं पड़ता सर, वो पहचाने ना पहचाने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। 6 हफ्ते हो गए सर। 6 हफ्ते गुजर गए, क्या वो पैसे लेने आएगा? सर मुझे लगता है वो आएगा। आदमी शातिर है, जगह सोच समझकर चुनी है उसने। ये कपड़ा बाजार पुरानी दुकानों से भरा पड़ा है सर, और ज्यादातर दुकानों पर सीसीटीवी नहीं है। सर किडनैपर ने इतना वक्त जाने दिया शायद ये सोचकर कि इस दौरान पुलिस भी थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। ये गेम क्या है? संदिग्धों की लिस्ट क्यों नहीं है अभी तक हमारे पास? लिस्ट तो छोड़ो, एक भी संदिग्ध नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूट रहा है हमसे, कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं। फिर से सुनसान जगह से फोन किया किडनैपर ने। मैं अभी वही हूँ। सुन योगेश, बाकी सारे काम एक तरफ करो, इस नंबर की डिटेल निकाल के दे मुझे अभी के अभी। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया ना? बात तो करो। हेलो, जयराम परमार। हाँ, आप कौन? दिनेश देसाई बोल रहा हूँ। आपके बड़े भाई परवीन ने मुझे नंबर दिया था। हाँ हाँ हाँ, दिनेश भाई बोलो बोलो। वो क्या है ना कि एक नई दुकान खरीदी है, उसका फर्नीचर बनवाना था। कब मिल सकते हो? दिनेश भाई, आज और कल थोड़ा टाइट है, परसों मिले क्या? कल नहीं मिल सकते? अगर कल मिल लेते तो अच्छा रहता, थोड़ा अर्जेंट है। नहीं दिनेश भाई, परसों ही हो सकता है, कल थोड़ा ज़रूरी काम है। देखो, अगर कल टाइम निकाल सकते हो तो कल आ जाओ, वरना परसों। लेकिन परसों पक्का? हाँ हाँ, परसों का एकदम पक्का है। 9:30 बजे सुबह मिलता हूँ मैं परसों। एड्रेस तो बोलो। प्रवीण भाई ने नया काम दिलाया है,
अभी आप कहाँ काम उठा रहे हो? पहले ये मामला तो निपट जाए। एक तो ये जिद्दी रजत कुछ भी नहीं खा रहा है, इतना कूटने के बाद भी मुंह नहीं खोलता है, और हमारा लकी भी सुन नहीं रहा है, बार बार जाकर के बेड के नीचे झांकता है। मुझे डर लग रहा है कि अगर कुछ बोल दिया उसने, किसी के सामने कुछ उगल दिया तो। उम्मीद करता हूँ कल के बाद रजत को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आज शायद वो बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। पापा को लौटने दे, काम हो जाता है तो हम रजत को जाने देंगे। वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता बेटा, लेकिन प्लीज तब तक शांति से बैठा रहे। सर, पराग और जिग्नेश को भेजा है, अभी घूम रहे हैं उधर। अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं? अभी तक कोई स्पॉटिंग नहीं। टारगेट के पास से तो कोई नहीं गुजरा है। 5:30 हो चुके हैं, लगता है कोई नहीं आने वाला। पुलिस की तरह मंडराना कब बंद करेगी? जब तक भावेश को पुलिस पे भरोसा है वो लोग मंडराएंगे। जब हताश होकर वो उनसे दूर हटेगा तभी हमें मौका मिलेगा। मैडम, इस पुरुषोत्तम गला को ट्रैक करते करते अंकलेश्वर तक हो आया, जिसके नाम का सिम कार्ड दूसरे फिरौती कॉल में यूज हुआ था। मतलब सेम पैटर्न। इस बार किसी पुरुषोत्तम वाघेला के डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। हाँ मैडम, लेकिन इससे भावेश मेहता का कोई ताल्लुक नहीं। भावेश, क्या हम अपने रजत को फिर कभी देख पाएंगे? साहब, कपड़ा बाजार में ऐसी फील्डिंग लगाई थी जो किसी भी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं थी। सबकी नजर आप पर, और आप पर जिसकी नजर थी उस पर हमारी नजर थी। अरे तो फिर वो बंदा स्पॉट क्यों नहीं हुआ? वो पक्का आपके मैदान छोड़ने का वेट कर रहा था। गेम यही है उसका। क्या गेम है कि हम थक कर हट जाएंगे केस से? क्या भावेश हमसे थक कर हमें हटा देगा और वो आएगा चुप पैसे लेके निकल लेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही वजह है साहब। अब आप लोग पैटर्न देखिए ना, अपहरण के बाद 1 हफ्ते तक बिल्कुल सन्नाटा, फिर एक फोन आता है वो भी फर्जी नंबर से, फिर 6 हफ्ते तक सन्नाटा, फिर दूसरे नंबर से एक कॉल आता है और फिरौती की रकम भी कम करता है, जगह भी फिक्स करता है, पर आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो। अबे गुरु, पर रजत को इतने दिन कहीं तो रखा होगा उसने। साहब, अब वो सब हम नहीं बता सकते हैं ना। कैसे हो रहा है? किडनैपिंग का एक सिंगल कनेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे। अरे बच्चा उठाना इतना आसान होता है क्या? स्टडी की होगी, बच्चा कहां से आता है, कहां से जाता है, स्कूल का रास्ता, कौन उसके साथ होता है, कौन उसके साथ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। सर, इस बात की संभावना तो पक्की है कि कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ था। बच्चा अपनी मर्जी से किडनैपर के साथ गया था। मतलब जो भी था वो जान पहचान का था। बस सर, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। पर मैडम, सोचने वाली बात यह है, ये बंदा मतलब किडनैपर, उसको कैसे मालूम कि आप अभी भी इस केस में लगे हुए हो? और मान ले कि जानबूझकर उसने फिरौती कलेक्शन का नाटक भी किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ एक नेट प्रैक्टिस था आप लोग के खिलाफ। बहुत शाना बंदा है सर। अच्छा भावेश भाई, मैं चलता हूँ। जयराम, ऐसा भी क्या बिजी हो गया तुम्हें? ना मेरा फोन उठा रहा है, ना दिनेश भाई का फोन उठा रहा है। रवीन भाई, मैं शायद दिनेश भाई का काम नहीं उठा पाऊंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ भाई। दरअसल में कुछ अर्जेंट काम निकल आया है। जयराम, चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? नहीं, तू इतना हड़बड़ाया हुआ सा है, रेखा इतनी परेशान लग रही है। हो क्या रहा है? नहीं, 8 महीने से तेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। मैंने एक ऑर्डर भेजा इतनी बड़ी कंपनी का, लेकिन भाई साहब के पास टाइम ही नहीं है काम करने का। तो भाई हम भी तो जाने ऐसा कौन सा लाखों करोड़ों का काम कर रहे हो आप? असल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस है, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ये ख्याली बड़े काम के चक्कर में ना तू दरवाजे पे आए हुए काम को लात मार रहा है जयराम। अरे भाई, मैं लात वात नहीं मार रहा हूँ, और अब कृपा करो और मुझे अपने हिसाब से काम करने दो। दस 10 साल पहले जब ममता ने तुझे छोड़ा था और तेरे ऊपर दहेज का केस ठोका था,
और मुझे भी साथ में घसीटा था, तो कितनी मुश्किल से मैंने खुद को और तुझे उसमें से निकाला था। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई? एक मुर्दे से सीख नहीं मिलती ना, तो बहुत सारे मुर्दे छाती पे बैठ जाते हैं आके। तो घर पे ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि 2 वक्त की रोटी कमाओ ईमानदारी से। ऐसे छोटे काम छोड़ने से बड़े काम नहीं आने वाले। सपने रात को देखा करो सोते वक्त, दिन में करो काम, ठोस काम। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई, मैं सोचता हूँ बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। कब तक जयराम, कब तक? जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक। उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। देखा, इतनी बारीकी से प्लान किया है और सब कुछ ठीक चल रहा था। पुलिस गोंद की तरह चिपकी हुई है तो क्या कर सकते हैं? तुम्हें अंदाजा है इस लड़के ने तुम्हें, मुझे, लकी को कितनी बार देखा है? मेरी बात मानो, जल्द से जल्द पैसे लो और इसको जाने दो, नहीं तो कहीं ये हमारे गले का फंदा ना बन जाए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इसके परिवार वालों को हम पर शक नहीं हुआ। भावेश ने तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी, लेकिन किस्मत को ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए। भावेश कल हम साई की तरह तुम्हारे आगे और पीछे खड़े, ये पता करने की कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और कौन तुम पर नजर रखता है। और किडनैपर शायद यही चाहता है कि तुम थक जाओ हमसे, हमारे बगैर उसके साथ सौदा करो और पैसा दे दो। शायद किडनैपर कल इसलिए नहीं आया कि वो जानता था कि हम तुम्हारे आसपास हैं। जतिन भी ये कह रहा था। जतिन तुम्हारा मैनेजर, और क्या कह रहा था? यही सलाह दे रहा था कि पुलिस को शामिल मत करो इसमें, चुपचाप पैसे दे दो और रजत को ले आओ। पूरे 50 लाख है ना जतिन भाई? पूरे 50 लाख हैं। भावेश भाई, आप पुलिस को साथ लेके जाने वाले हो? हाँ, वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन थोड़ा दूर रहेगी। क्यों? देखिए, ये जो भी कमीना है, ये हमारे रजत को जो उठा के लेके गया, वो साला जानता होगा कि आप पुलिस के साथ आने वाले हो। वो इसीलिए अब तक नचाते आया है। मेरा दिल ये कहता है कि अगर आप पुलिस को साथ लेके गए तो वो शायद पैसे लेने आएगा भी नहीं। लेकिन जतिन भाई, अगर पुलिस नहीं आई और वो बंदा पैसे लेकर गया और रजत को भी नहीं लौटाया तो? सामने वालों को पैसा चाहिए भावेश भाई, रजत नहीं। बस दिल मजबूत करो, बिना पुलिस के जाओ, पैसा दो और रजत को वापस लेके आओ। क्यों बोला मैं ऐसा? और क्या बोलता? 6 हफ्ते हो गए हैं, रजत अभी तक घर नहीं लौटा है। भाभी जी की हालत खराब है, भावेश भाई कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। मेरा अपना बच्चा भी होता ना तब भी मैं यही करता। पर रजत तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है जतिन, तुम्हारे मालिक भावेश का बेटा है। वैसे रजत को तुम बचपन से जानते हो, तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, वो तुम्हारे साथ आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। रजत को अगवा हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं, आप अभी तक 6 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हो। हाँ या ना? रजत कहां है जतिन? इंस्पेक्टर साहब, किडनैपर कहां है? आप अभी तक उस तक पहुंच क्यों नहीं पाए हो? मैं बताऊं? क्योंकि वो आपसे 6 कदम आगे है, और क्योंकि आप उससे कदम नहीं मिला पा रहे हो, आप मेरा गला पकड़ रहे हो। हम सिर्फ गला पकड़ते नहीं हैं जतिन, गले में हाथ डालकर सच भी निकलवाते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो भी निकलवा रहे हो ना, वो केवल और केवल झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आप कीजिए ना मेरे साथ, जो भी करना है आपको कीजिए। 8 साल से वफादारी से काम किया है मैंने भावेश भाई के लिए। 2 साल का था ये रजत, तब से गोद में खिलाया मैंने उसको, और मेरी आमदनी अच्छी है। और ना भी होती ना तो मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि जुर्म का रास्ता अपनाऊं। और अगर मुझे जुर्म का रास्ता अपनाना ही होता तो चुन चुन के मैं भावेश भाई का बेटा नहीं चुनता, जहां पर शक मुझ पे ही हो सकता है। शक तो बहुत पहले हो चुका है जतिन, अब तो बस शक को यकीन में बदलना है। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन है कि बस आप हट जाइए सामने से, फिर वो बंदा सामने आएगा और पैसे लेकर रजत को लौटा देगा। उसके बाद आप टूट पड़िए ना उस पर, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालिए उसको। लेकिन इस वक्त अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप उस बेचारे बच्चे की जान को जोखिम में मत डालिए। भावेश के मैनेजर जतिन परीख को हमने खूब खंगाला, पर उसके खिलाफ कुछ भी संदेहजनक नहीं मिला। हमने भावेश के घर से पहरा और नजर हटाने का नाटक रचा, ताकि अपहरणकर्ता गुमराह हो जाए कि हम वाकई में वहां नहीं हैं। पर भावेश का फोन लंबे अरसे तक बजा ही नहीं। हमें इस केस में एक भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था, पर हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, कुछ गंभीर गलतियां। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ जाहिर से सुराग हमसे अनदेखे हुए थे। हमने हमारे काम को अपना 100% नहीं दिया था। अब रजत के अपहरण को 3 महीने हो गए थे। हम तो भावेश के घर से हट गए थे, पर घर के सारे फोन्स की टैपिंग चालू रखी थी, और आखिरकार भावेश का फोन फिर बजा। हेलो। इस बार पुलिस के पास गए ना तो रजत सीधा ऊपर, समझे? नहीं, मैं वादा करता हूं मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कब से तुम्हारे पैसे रेडी रखे हुए, तुम जब कहो जहां कहो आकर दे जाऊंगा, लेकिन मेरा रजत मुझे लौटा दो।
तो कल सुबह 11 बजे जीवा भाई रोड आना, वहाँ आके पहला राइट लेना और वहीं इंतज़ार करना। और भावेश, सिर्फ तुम अकेले और कोई नहीं। अगर तुम अकेले दिखे तो हम आकर पैसे लेंगे और फिर रजत तुम्हारे पास होगा। वादा करता हूँ सिर्फ मैं आऊंगा, सिर्फ मैं। सर भावेश को फिर से फिरौती कॉल आई थी। सर्विलेंस टीम ने हमें रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन सर इस भावेश ने पर्सनली आके हमें नहीं बताया। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया है? सर उसी नंबर से जो पिछली बार यूज किया गया था, पुरुषोत्तम वाघेला का। और इस बार किडनैपर्स ने लोकेशन भी दी है डिलीवरी की, कल 11 बजे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे वाकई उनको पैसे देने हैं और मेरे रजत को घर लाना है। मुझे नहीं जानना सर वो किडनैपर कौन है, क्यों किया उसने ऐसा। मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम किस मुंह से बोले कि हम पे भरोसा रखो? जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। इस बार हम बीच में नहीं आएंगे। पैसे दो और अपने बेटे रजत को घर वापस ले आओ। अदिति, इस बार रजत घर आएगा, मैं उसे लाऊंगा। इस बार पुलिस नहीं होगी। मतलब हमारा इंतजार रंग लाया? रेखा को पता है ना आगे के प्लान के बारे में? नहीं, आज रात को बताऊंगा। उस रात में अचानक डर के मारे उठ गया। तब मेरे मम्मी पापा मेरे पास नहीं थे। मैं सोचने लगा क्या रजत को कहीं ले गए होंगे। मुझे उस कमरे में अकेले में डर लग रहा था। मैं बाहर आया, फिर कुछ ऐसा सुना जिससे मैं और भी डर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है जयराम। और जाने दिया तो और भी डरावना हो जाएगा। लेकिन ये डर तो पहले से था ना, इसलिए मैं तुमसे बार बार बोल रही थी कि पैसे लो और उसे जाने दो, लेकिन तुम ही टालते रहे। देखा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। रजत को मारना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा खतरा बन गया है हमारे लिए। रेखा, बड़ी मुश्किल से इतने पैसे हाथ लग रहे हैं। रजत को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं। वो हमें पुलिस के हाथों पकड़वा सकता है। प्रिया आएगी, वो तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है? तुम बस दिल पे पत्थर रखो और दोनों मिलकर उसे खत्म कर देना। उसकी बॉडी को सूटकेस में डालना और नदी में फेंक देना। मैं नहीं चाहता था कि रजत मरे, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बचाऊं। ऐसे कैसे तुम्हारे पेट में अचानक से दर्द होने लगा? मुझे क्या मालूम मम्मी। कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ, लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है, आराम करना है। नहीं, स्कूल जाना ही होगा। तुम वापस आओ, मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी। तो अभी ले चलो ना डॉक्टर के पास। लकी, सर मत खा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तुझे। मेरा आदमी तुम्हारे पास बाइक रोकेगा, तुरंत पैसे उसके हाथ में दे देना। और रजत? जैसे ही मेरे आदमी के हाथ में पैसे आएंगे, मैं अपनी टीम को फोन कर दूंगा। 10 मिनट में रजत अपने घर पे होगा। ठीक है, भेजो अपने आदमी को, मैं यहीं खड़ा हूं। जयराम का फोन आया? अभी तक नहीं। उन्होंने कहा था पैसे हाथ में आने के बाद करेंगे। मेरे बच्चे को जल्दी भेजना प्लीज। निकल गए यहाँ से, रास्ता ब्लॉक करो। हाँ, रजत घर आया? अभी तक तो नहीं भावेश भाई। वो किडनैपर ने पैसे ले लिए क्या? हाँ, मैंने खुद उसे पैसे दिए। उसने कहा कि रजत को 10 मिनट में घर भेजेगा, तो वो रजत किसी भी मिनट घर पहुंचता होगा। भावेश भाई का फोन था, बोल रहे थे कि रजत किसी भी वक्त घर आ सकता है। अदिति बहन, मैं बाहर। बहुत रजत का है। जयराम, तू? रजत कहाँ है? बात कर, अपने बड़े पापा से बात कर। हेलो, हेलो बड़े पापा। लकी, कहाँ हो तुम बेटा? और ये लोग कौन है? पापा कहाँ है तुम्हारे? मुझे नहीं मालूम बड़े पापा। प्रवीण परमार, तूने लकी की आवाज सुन ली, ठीक है? अब मेरी बात सुन। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। महंगाई के जमाने में लकी की जान की कीमत सिर्फ 20 लाख।
काफी सस्ता सौदा है। कौन हो तुम भाई? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है। तुम्हारी औकात की पूरी खबर निकाली हमने। पैसे दे दे प्रवीण, वरना बच्चे को सच में मार देंगे और उसकी मौत तेरे सर होगी। सोच लो, मैं फिर से फोन करूंगा, जल्दी। हेलो हेलो हेलो। मैं नहीं चाहता था कि रजत को कुछ हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मम्मी पापा रजत को मार डालें। बच्चा कहाँ है? रजत। हाँ अंकुश भैया, कैसे एग्जाम्स चल रहे हैं आपके? हाँ ठीक ही चल रहे हैं। अच्छा रंजना सुन, ये पिंकी का नंबर बंद क्यों आ रहा है? दीदी ने आपको बताया नहीं? उन्होंने अपना नंबर चेंज किया है, इसलिए शायद ऑफ आ रहा होगा। क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा तो बोला कि ऐसे ही उनका मन हुआ। ये पिंकी के टेस्ट कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक ही जा रहे हैं। रंजना सुन, ये पिंकी का नया नंबर जरा मैसेज कर दे। पिंकी आराम से जाना। हाँ अरविंद, गाड़ी संभाल के चलाना। अरे आंटी जी, मुझसे अच्छा ड्राइवर आपको पूरे हरियापुर में नहीं मिलेगा। बाय। ध्यान से लिखना। पापा लखनऊ से यहाँ के लिए निकल गए हैं। ये जो पेट्रोल का कैन है, ये इनके घर का ही है? मुझे पता नहीं साहब। तो चारों विक्टिम्स के मोबाइल फोन मिले, किसी के पास दूसरा फोन है तो पता नहीं। और कुछ? सर लगता है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दोनों लड़कियों पर? यस सर, दोनों लड़कियों पर। चारों को छुरे से मारा गया, शायद चिल्लाए होंगे। हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और वैसे भी हमारा घर इतना पास थोड़ी ना है सोहन जी के घर से। हम तो पंचम जी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे वो। मैडम मैं अरविंद कुशवाहा, हमारी अच्छी जान पहचान थी सोहन अंकल की फैमिली से। हम हरियापुर से नहीं, बगल के गांव सारंगढ़ से। ये मेरा फ्रेंड है गुड्डू। कल रात सारंगढ़ में हमारी एक दोस्त की बहन की शादी थी, हम वही थे। जैसे ही पता चला कि सोहन अंकल के घर हुआ ये कांड, हम तो दौड़े दौड़े आ पहुंचे। बहुत ही भयंकर अटैक हुआ है सर। बहुत ही अजीब बात है, आस पड़ोस में किसी ने कुछ नहीं सुना, तो क्या इन चारों पर एकदम से एक साथ अटैक हुआ होगा? नामुमकिन लग रहा है सर, और साथ में दोनों लड़कियों का शायद रेप हुआ है। नंबर 1, ना ही दोनों को बांधा गया है, और नंबर 2, ना ही दोनों के मुंह में कपड़ा ठूसा गया है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आस पड़ोस में किसी ने कुछ भी नहीं सुना? सर ये किसी एक बंदे का काम नहीं लगता। घर में जबरदस्ती एंट्री के कोई निशान नहीं है, तो क्या ये लोग दरवाजा खटखड़ा कर अंदर दाखिल हुए होंगे? मुझे पेट्रोल की कैन खटक रही है, किस इंटेंशन से पेट्रोल लाया गया होगा? मर्डर और रेप करने के बाद क्या लाशों को जलाने का प्लान था, या फिर पूरे घर को फूंकने का प्लान था? और अगर ऐसा था तो प्लान अधूरा छोड़कर ये लोग क्यों भागे? इंस्पेक्टर, दोनों लड़कियों का रेप हुआ है, गैंग रेप। दोनों ने फाइट बैक की कोशिश की होगी, स्ट्रगल के निशान मिले हैं बॉडी पर। फिर तो बचाव के लिए दोनों लड़कियां चिल्लाई भी होंगी, लेकिन पड़ोस में ऐसा किसी ने कुछ नहीं सुना। अजीब बात है, दोनों लड़कियों के गैंगरेप के अलावा बार बार स्टैबिंग्स भी हुई है। बड़ी बहन पिंकी को 8 बार स्टैब किया गया है, छोटी बहन रंजना को 6 बार, मदर गायत्री को 9 बार, और फादर सोहन के बॉडी से 11 स्टैब वुंड्स मिले हैं। डॉक्टर कब हुआ ये? इन्हें यहाँ लाने के 8 से 9 घंटे पहले, मतलब रात 12:30 से 1 बजे के बीच में मर्डर्स हुए होंगे। हमें चारों विक्टिम्स के पेट में से अनडाइजेस्टेड फूड भी मिला है। चाचा जी ने सब बताया मुझे, सबको बुरी तरह से। हाँ अंकुश, बहुत बुरी तरह से। पिंकी और रंजना मेरी दोनों बहनों को। हाँ मैडम जी, हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं। सोहन भैया की दुकान भी है, वो खाद वाद और खेती का सामान बेचते थे। पिंकी दी फर्स्ट ईयर बीकॉम पढ़ रही थी और रंजना 11वीं में थी। पंचम जी, अंकुश सिर्फ हमें इतना बता पाया है कि कुछ 25,000 के करीब कैश रहा होगा लॉकर में, लेकिन गहने, मोबाइल फोन सब छोड़ के गए हत्यारे। और जिस तरह से दोनों लड़कियों का सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, ये सिर्फ लूट का मामला तो नहीं लगता है। तो ऐसे क्यों? पंचम जी, अंकुश हमें किसी भी दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं बता पाया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसने बदला लिया होगा और किस बात का? मैडम जी, ऐसा बदला भी कोई ले सकता? बैंक एग्जाम देने के लिए इसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, शॉक में है अभी। चारों विक्टिम्स के फोन्स का क्या स्टेटस है?
6 जून की रात को किसी से बात हुई थी जो मैं लीड दे सके? सर सोहन और गायत्री के फोन्स अनलॉक थे, लेकिन उनके फोन से कोई भी सस्पिशियस कॉल नहीं किया गया, ना ही इनकमिंग और ना आउटगोइंग। और पिंकी और रंजना के फोन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, उन्हें खुलवाने के लिए भेजा है। वैसे इन चारों के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए हैं। वो लोग जो भी थे उनका मकसद क्लियर था, पूरी फैमिली का खात्मा। अंकुश इसलिए बच गया क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं था। अंकुश के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। मैडम इतना खुखार कांड हुआ है गांव में, किसी ना किसी ने तो उन कमीनों को देखा ही होगा, आते हुए या फिर भागते वक्त। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है, लेकिन फिलहाल तो पड़ोसी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। दाल में कुछ तो काला है मैडम। बिल्कुल, पर फिलहाल वो पेट्रोल कैन छोड़ के गए। ये पेट्रोल आया कहाँ से, पता कर जाता है। मैडम आप लोग सोच रहे हैं इस सोहन की कोई दुश्मनी रही होगी किसी से, तो वो तो पूरी फैमिली को साफ कर देते। लेकिन दोनों लड़कियों का गैंगरेप इस एंगल में फिट नहीं बैठता है। पेशेवर खूनी तो सिर्फ खून करते हैं। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा कि पेशेवर खूनियों ने मौका देखा और अपने खुद के खून में बह रहे हवस को मिटाया हो। सुपारी मार्केट में पता कर कौन थे ये वैशी। हरियापुर में ये जो कांड हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ है। पूरे गांव में चर्चा चल रही है साहब, ये डकैतों का कोई गिरोह है। सरपंच लखन जी, रमेश जी, हमने भी इस इलाके में ऐसा पहली बार देखा है। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फौरन गिरफ्तार कर लीजिए उनको। आप लोगों की मदद लगेगी रमेश जी। वो लोग कौन थे, कोई गिरोह था या फिर ऐसा कोई जिससे सोहन जी की दुश्मनी थी? हम लोगों को इसकी तहकीकात करनी है। और हमें पता चला है कि आप लोग हाईवे पर चक्का जाम करने की सोच रहे हैं। विनती है आपसे, ऐसा ना करो। साहब घर घर में दहशत का माहौल है, वो डकैत थे, धड़ल्ले से घर में घुस गए। आप में से किसी ने देखा क्या कि वो डकैत थे जो बार बार डकैत थे कहे जा रहे हो? देखिए हम लोग पूरी की पूरी रात गश्त पे रहेंगे, ऐसा कभी कुछ ना हो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बाधा तो ना बने। पहली प्रायोरिटी है अंकुश, वही हमें बता सकता है कि फैमिली को किसने धमकी दी थी क्या। सर अंकुश को थाने बुलवाया है। सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी लिस्ट बनाओ, राउंड अप शुरू कर दो। अगर कोई हिस्ट्री शीटर है भी तो वो सिर्फ एक जरिया होगा, करवाने वाला कोई और ही होगा, कोई ऐसा जिसे जायसवाल फैमिली से भयंकर नफरत हो। वो जो भी है अंकुश हमें बता सकता है। चाचा जी, ये सब उस ब्रजभान शर्मा का ही कराया होगा। ब्रजभान इतना गिर सकता है? इतना? खेतों की बाउंड्री को लेकर झगड़ा था हमारा और ब्रजभान शर्मा का। ब्रजभान ने अपने खेत में ऐसा बांध बनवा दिया था सर, जिससे नहर का पानी हमारे खेतों तक ना पहुंचे। पापा और मैंने कई दफा उससे बात करने की कोशिश की थी, उसे समझाया। वो बांध नहीं था ब्रजभान जी, वो आप लोगों की बेईमानी का सबूत था, तो हाँ वो हमने तोड़ दिया। अंकुश, सोहन, अरे बेईमानी तो वो थी जो तुम लोगों ने की, हड़प लिया हमारी जमीन का हिस्सा। ब्रिजभान, वो मसला अब कोर्ट में है और कोर्ट ही उसका फैसला करेगा, लेकिन तुम लोग इस तरह पानी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? और इस मामले में आपको इतनी दिक्कत है, इसे भी कोर्ट में ले जाइए ना। और देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है आप लोगों की इस हरकत के बारे में। कल रात को चोरों की भांति घुसकर बांध तोड़ा आप लोगों ने। रातों रात चोर की तरह बांध बांधे थे तुम लोग, वो चोरी नहीं थी हैं? अरे हमारे खेत में हम बांध बनाए या ताजमहल, तुम लोगों की औकात नहीं है मुंह खोलने की, समझे आप? अरे हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारा पानी। अरे वाह रे वाह, हमारा पानी, पानी नहर का है और नहर सबकी है। हाँ तो नहर से खींच के निकाल लो ना पानी, रोका किसने आपको? अंकुश और सोहन, अगर आइंदा तुम लोगों ने हमारी जमीन में घुसकर ये ऐसी हरकत की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह देते हैं। ब्रजभान जी, आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? नहर में पानी नदी से आता है और नदी में पानी बारिश से भरता है। अब बारिश का हिसाब किताब करेंगे, हिस्से बनाएंगे आप, कल को बादल का भी बंटवारा करेंगे। जो है सबका है। और रही बात जमीन की, तो वो सालों पुराना मसला कोर्ट में चल रहा है ना? उसे पानी के साथ जोड़ना कहाँ की अकल है जी? क्या हमें अकल कम है? ये तुम्हारी पिद्दी सी बिटिया हमें अकल बांटेगी? बे अंकुश, तू ग्रेजुएट क्या हो गया, जिले का डीसी नहीं बन गया, समझे? बांध बांधने में जितने पैसे लगे थे हमारे, सारे के सारे पैसे वापस करोगे आप लोग, वरना भूलना मत, जिस तरह से चोरों की तरह घुसकर तुमने हमारा बांध तोड़ा था ना, वैसे ही चोरों की तरह घुसकर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ।
पिंकी, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कुछ गलत बोला पापा? गलत वक्त पर बोला पिंकी, गलत जगह पर बोला। जब गलत हो तब के तब आवाज उठानी चाहिए ना भैया। बेटा तुम अभी छोटी हो, ऊपर से लड़की हो। माना मैं छोटी हूँ पर बालिग हूँ, और रही बात लड़की होने की, तो आप तो ऐसा ना कहो, फिर हमें पढ़ा क्यों रहे हैं? बांध तो दोबारा नहीं बनाया हम लोगों ने, लेकिन धमकी जरूर दी थी। ये ब्रजभान मर्डर और गैंगरेप करवा सकता है? और कौन हो सकता है सर? हरियापुर में हमारी सिर्फ ब्रजभान शर्मा से लड़ाई है, सालों से। हाँ मैडम, मैंने और गुड्डू ने मिलकर अंकुश की हेल्प की तो थी बांध तोड़ने में, लेकिन ब्रजभान शर्मा बबलू और सुरेश के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत करेगा, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर अरविंद, रंजिश तो तगड़ी थी, नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने का पूरा इरादा था उनका। जाहिर है ना मैडम। अरे उन लोगों ने हमारा माली नुकसान किया था तो हम लोग उनका माली नुकसान ही करते ना, ये जानवर लेने पे क्यों उतरते हम लोग? और सर गैंग रेप मतलब आपने हम लोगों को समझ क्या रखा है? सर हम लोग इज्जतदार मेहनती किसान आदमी हैं। सोहन जी और अंकुश से हमारी लड़ाई हुई थी, इसलिए आप लोग हमें फंसा रहे हैं इस कांड में। सर फंसा नहीं रहे, तुम लोगों का नाम लिया गया। अरे अंकुश तो सदमे में है, पर आप लोग तो होश में हो ना। हम लोग तो होश में, पर आप अपने बदले के जोश की बात कीजिए। ब्रजभान शर्मा जी बताइए हमें, सोहन जायसवाल के घर को पेट्रोल से जलाने का प्लान क्यों ड्रॉप किया गया? जमीन का मामला तो हम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना साहब, तो हम खून करने की क्यों सोचते और एक घर जलाने की क्यों सोचते हम लोग? सबूत मिटाने। सबूत तो आप लोग जुटा नहीं पा रहे हो, इसलिए बलि का बकरा हमें बना रहे हो। इसके पहले कि सबूत जुटाने के लिए हम एक उंगली भी उठाए, आप लोगों की तरफ उंगली उठी है सामने से, और किसी की तरफ नहीं। अब सीधे सीधे बोलो, बांध ढूंढने के बाद क्या हुआ था? सर हमें सोहन जी और उनके बेटे अंकुश पर गुस्सा था, जबरदस्त गुस्सा। हमने और बबलू ने सोचा भी था कि अंकुश की हरकत का ना मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर सर हम इतना भद्दा काम नहीं कर सकते। सर हम ज्यादा से ज्यादा उनके खेत में सुअर छोड़ देते बस। सर हम बेवकूफ नहीं हैं कि इतना बड़ा कांड करें और ऊपर से झूठ भी बोल दें। आप लोग बेवकूफ हैं या सियाने, ये अभी नहीं, बाद में तय करेंगे। अभी सिर्फ इतना तय कर लो कि आप लोगों में से पूरा सच कौन बोलेगा, कोई अकेला या फिर तीनों मिलकर? ये नाइंसाफी है सर, आप हमें से रोक नहीं सकते, कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। सर हमने कुछ नहीं किया, ये अंकुश बेवजह हम पे इल्जाम लगा रहा है सर। पूरे गांव को ब्रजभान शर्मा परिवार और जायसवाल परिवार दोनों के झगड़े के बारे में मालूम था। तीनों बाप बेटे काफी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बेगुनाह है। ब्रजभान, बबलू और सुरेश तीनों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए। अपने खबरियों से कहो कि पता लगाएं कि ये कांड इन तीनों ने किया है या फिर और लोग भी शामिल थे। फिर देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कब तक टिका रहता है। सोहन जायसवाल पेट्रोल बेचता था? हाँ मैडम, वैसे कोई खुलकर नहीं बोल रहा है गांव में, लेकिन मैंने हाईवे के पेट्रोल पंप से पता किया। भाई हम कैन या बोतल में पेट्रोल बेचते ही नहीं हैं, और 6 तारीख की रात को कोई पेट्रोल मांगने आया भी नहीं था। हरियापुर और सहारनगढ़ के बीच तुम्हारा एक ही पेट्रोल पंप है। अब ये कहाँ लिखा है कि पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही बिकता है? दोनों गांव के बहुत से लोग जानते हैं कि हरियापुर का सोहन जायसवाल चुपके से पेट्रोल बेचता था, वो भी अपना मुनाफा लगाकर। 99% मैडम, वो पेट्रोल का कैन सोहन जायसवाल की दुकान से ही था, शायद घर के बाहर रह गया हो। हाँ सर, ये पेट्रोल का कैन तो हमारी दुकान का ही है, लेकिन हम ऐसे कभी बाहर नहीं छोड़ते। पता नहीं आप लोगों को बाहर कैसे मिला ये। अंकुश, दुकान तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए। सर मैं ये कबूल करता हूँ कि हम लोग जो ये पेट्रोल बेचने का काम कर रहे थे वो गैर कानूनी था, लेकिन इतना भी पक्का है कि सर हम वो कभी घर पे नहीं रखते थे। अंकुश, क्या कुछ ऐसा है जो तुम भूल रहे हो, जो शायद हमें बताना चाहिए? ब्रजभान और उसके दोनों बेटे बबलू और सुरेश, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। 2 दिन से हम तीनों को खूब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों में से कोई नहीं टूटा है। तीनों का कहना है कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिता सोहन जायसवाल की किसी और के साथ दुश्मनी थी, कोई और कारण हो सकता है इस हत्याकांड का। राम राम समझ भैया। हमारी डकैतों की बिरादरी हंसती। मर्डर और गैंग रेप में हंसने जैसा क्या समझ भैया? दुनिया डकैतों के बारे में चाहे कुछ भी समझे, लेकिन डकैतों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। हमारे हाथ जनानियों की तरफ सिर्फ जेवर लूटने के लिए बढ़ते हैं, इज्जत नहीं। जेवर तो लूटे नहीं गए सोहन जायसवाल के घर से। वही तो, अगर डकैत होता तो इतनी पिद्दी सा रोकड़ा लेकर गायब नहीं होता। और तो और, अगर धावा बोलना ही होता
तो पड़ोस के सहारनगढ़ पर बोलते, जहां उसी रात शादी हो रही थी। इलाके के छोटे बड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स की हाथ धोकर पूछताछ हुई, पर हाथ लगा कुछ नहीं। दूसरी ओर पिंकी जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स बड़े अजीब निकले, पर बड़े काम के साबित हुए। पायल, ये पिंकी जायसवाल, बड़ी बेटी। इसके कॉल रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही दिन के, 5 और 6 जून। इनफैक्ट 5 तारीख को इसका नंबर एक्टिवेट हुआ था। सर, पिंकी के पास कोई दूसरा नंबर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। शायद पिंकी के पास और कोई नंबर हो। इसके फोन में सिर्फ यही एक सिम था, और 6 जून की रात 11:15 बजे इसे लास्ट कॉल अरविंद कुशवाहा का है। बाकी सारे कॉल्स फैमिली मेंबर्स के। हाँ सर, मैंने उस रात पिंकी को कॉल किया था। हमें बताया क्यों नहीं? आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं मुझसे, तो मैं क्या बताता। हमने तो तुझसे ये भी नहीं पूछा था कि तू सुबह कहाँ से आया था। तूने हमें खुद बताया था कि तू सहारनगढ़ में अपने दोस्त की बहन की शादी से आया था, ये खबर सुनकर। अरे मैडम, वो तो आपके सवाल का जवाब था। आप लोगों ने ही तो पूछा था ना कि किसी को देखा या कुछ सुना, तो तभी मैं बोला कि हम सारंगढ़ से, हरियापुर से नहीं। और तभी बस बातों बातों में शादी वाली बात निकल गई। तेरी पिंकी से रात 11:15 को क्या बात हुई थी? सर, उसका पिकअप टाइम फिक्स कर रहा था सर। कैसा पिकअप टाइम? सर, पिंकी के टेस्ट चल रहे थे ना, तो मैं उसे कोचिंग सेंटर छोड़ने जाता था। बस वही जानने के लिए फ़ोन किया था सर। पिंकी, कल कितने बजे आऊँ? नहीं यार, तू तो शादी के काम से रात भर थका रहेगा। कहीं नींद में बाइक ठोक वोक दी तो? मुझे टेस्ट से पहले मरना नहीं है। ऐसे मरने वरने की बातें मत किया कर। अच्छा, मैं रोज़ की तरह 7:30 बजे आऊँ? नहीं सीरियसली, मैं चली जाऊंगी बस या ऑटो से। उसके बाद मैं रात भर शादी के कामों में लगा रहा। सुबह विदाई की तैयारियां चल रही थी जब ये बैड न्यूज़ आई। जून के महीने में कौन से टेस्ट चलते हैं? कॉलेज तो अभी शुरू हुए हैं ना। पिंकी के यूपीएससी के सपने थे, तो उसी की कोचिंग क्लासेस जाती थी। सर, उनके टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम। तो इस कोचिंग क्लास के टेस्ट के लिए तू छोड़ने जाता था डेली मतलब 5 और 6 जून को गया था मैडम। 7 जून को उसका आखिरी पेपर था। 3 जून को स्टार्ट हुए थे सर, तभी अंकुश छोड़ने गया था। उसके बाद वो अपने बैंक के एग्ज़ाम के लिए बाहर चला गया, तो जाते जाते मुझे बोल कर गया था ड्रॉप करने के लिए सर। पिंकी अपने कॉलेज खुद जाती थी? हाँ। क्लासेस भी खुद जाती थी? जी सर। तो फिर टेस्ट के लिए ड्रॉप क्यों? कोचिंग क्लास वालों ने टेस्ट काफ़ी सवेरे रखा था, तो तभी काफ़ी सुनसान होता है सर। अब सर, उन लोगों ने मुझे बोला छोड़ने के लिए, तो इसलिए मैं छोड़ता था सर। अंकुश दोस्त है, पिंकी दोस्त थी सर। पिंकी दोस्त थी? सिर्फ दोस्त थी, गर्लफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड ममता है सर, ममता त्रिवेदी। सारंगढ़ में ही रहती है सर। 6 जून को मेरी उससे भी कई बार बात हुई। आप कहें तो मैं नंबर दूं सर? जी सर। जब मैं लखनऊ में था तब उसने ये नया सिम खरीदा था। पिंकी का इससे पहले का नंबर? वो नंबर उसने यूज करना बंद कर दिया था। क्यों? मुझे नहीं पता सर, मुझे खुद बड़ा अजीब लगा था ये। मैंने रंजना को फ़ोन किया था और उससे नंबर लिया था और फिर उसको कॉल किया। हाँ भैया, मेरे टेस्ट ठीक जा रहे हैं और अच्छे हो सकते थे। आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं? हाँ, मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा पिंकी सुन, ये नंबर क्यों बदला तूने? उस नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी भैया। नंबर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे नहीं पता भैया, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम थी। अच्छा भैया सुनो ना, मैं आपको 2 बुक्स के नाम मैसेज कर रही हूँ। अगर आपको सेकंड हैंड मिले तो लखनऊ से आते वक्त लेते आइएगा। मुझे लगा पिंकी ने नंबर वाली बात टाल दी थी। सोचा घर जाकर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जब आया तब। तुम्हें पिंकी का पहले का नंबर हमें बहुत पहले दे देना चाहिए था। और एक बात, पिंकी को अरविंद ड्रॉप करता था उसी क्लासेस के टेस्ट के लिए। ये बात तुम्हें और तुम्हारे पापा को पता थी? हाँ सर। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों अरविंद ही क्यों? क्योंकि सर हम साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के कामों में मदद करते हैं। कोई बात है क्या सर? बात यह है कि 6 जून की रात 11:15 बजे अरविंद ने पिंकी को लास्ट कॉल किया था। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। हाँ तो सर? तो कुछ नहीं, बस ये हुआ था। अरविंद का कहना है कि उसने पिंकी को इसलिए फ़ोन किया था ताकि वो पता कर सके कि सुबह उसे कितने बजे पिकअप करना है। हाँ तो उसी लिए किया होगा सर। शायद। पिंकी का पहले वाला नंबर दो। हाँ मैम, अंकुश जायसवाल को जानता हूँ मैं, पर अरविंद जितना करीब नहीं हूँ। उस दिन सुबह की खबर सुनकर तो हम सबके होश ही उड़ गए थे। अब आप ही सोचिए, इधर हम हमारी बेटी को विदा कर रहे हैं, उधर बाजू वाले गांव में। दिलीप, अरविंद तुम्हारी बहन अमिता की शादी में मौजूद था?
रात को 12 बजे के बाद? हाँ मैम, बिल्कुल था, पूरी रात था। भरत जी, सोहन जायसवाल के परिवार को आपने शादी का न्योता नहीं दिया? जी वो हमारी उनसे कुछ खास पहचान नहीं थी, बस ये बच्चे एक दूसरे को जानते थे। और फिर गांव भी तो अलग पड़ता है ना, हम सहारनगढ़ के और वो हरियापुर के। नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरविंद और पिंकी का कोई चक्कर नहीं था। अरविंद की तो गर्लफ्रेंड है ममता, हमारे गांव की है। पिंकी का किसी और के साथ कोई चक्कर, या रंजना का, या ऐसा कोई एक तरफा मसला? ये सब तो मुझे कुछ नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं जायसवाल परिवार को अच्छे से जानता नहीं था। हाँ, अगर कोई जानता होगा तो वो अरविंद है। दोनों बहनें उसके बहुत क्लोज थी, हो सकता है कुछ शेयर किया हो। आप हम लोगों की और कस्टडी लेकर क्या क्या अचार डालिएगा हमारा? हाँ, अरे इतने दिन तो रख चुके हैं, हाथ लात चला चुके हैं, हमारी पूरी बदनामी कर चुके हैं आप। सर उस रात को हम अपने घर में सो रहे थे, अगली सुबह जाकर हमें इस कांड की खबर मिली। अब जो कसम बोलोगे मैं खाने को तैयार हूँ, पर 6 की रात को मेरे पति मेरे बच्चे घर में ही थे। भले ही वो तीनों घोड़े बेचे घर पे सोए, पर इस बात की क्या गारंटी कि इन्होंने अपने किराए के आदमी ना भेजे हो जायसवाल परिवार के घर? मेरे पति और मेरे बच्चे ऐसा करना तो दूर, ऐसे सोच भी नहीं सकते। मैडम हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे ही बहुत तू हो रही है पूरी बिरादरी में, पूरे गांव में। सर बबलू, ब्रिजबान और सुरेश तीनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, 4 दिन से सबकी पूछताछ भी चल रही है, टूटने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सर और बारीकी से भी अगर कॉल लोकेशन ट्रैक करें तो भी बेमतलब दोनों परिवार जायसवाल और शर्मा दोनों एक ही टावर की रेंज में। पर सर अंकुश के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी तक जो हमारे हाथ में है, इशारे तो शर्मा परिवार की तरफ ही जाते हैं। पर पिंकी का नया सिम कार्ड भी तो हमारी तरफ इशारा कर रहा है। पायल, कत्ल के 2 दिन पहले पिंकी ने अपना सिम कार्ड क्यों चेंज किया? जो हमें कुरेदते रहे, जैसे कि वो पेट्रोल की कैन का रहस्य, वो दुकान से घर कैसे पहुंचा और क्यों, पर अंकुश हमें उस बारे में कोई भी सुराग नहीं दे पाया। पायल, अगर हम क्राइम सीन की स्टडी करें और क्राइम रिक्रिएट करें तो शुरुआत यहां मेन दरवाजे से हुई होगी। एक नहीं, एक से ज्यादा लोग दरवाजे पर आए होंगे और दरवाजे पर दस्तक दी होगी। और सर दरवाजा पिंकी या रंजना, इन दोनों में से किसी एक ने खोला होगा, क्योंकि माँ बाप की लाश तो अंदर बेडरूम में थी, बेड के ऊपर, तब शायद वो सो रहे होंगे। वो जो भी थे, जितने भी थे, दरवाजा खोलने वाले को उस वक्त ये कतई मालूम नहीं था कि उनका असल मकसद क्या है, जो था पूरी फैमिली का खात्मा और दोनों बहनों के साथ गैंगरेप। यस सर, वो जो भी थे, जितने भी थे, उनमें से कम किसी एक को पिंकी या रंजना, इन दोनों में से कोई एक तो जरूर जानता होगा, वरना उनके लिए दरवाजा अंदर से नहीं खोला गया होता। पायल, ये भी तो हो सकता है कि पिंकी या रंजना का बॉयफ्रेंड था, पेरेंट्स उसके खिलाफ थे और इस कत्लेआम की प्लानिंग में ये लड़की भी शामिल थी, लेकिन ऐन मौके पर खुद भी शिकार हुई। मुंबई और बेंगलोर में भी इतने खुले ख्यालात के पेरेंट्स नहीं मिलेंगे सर, जितने कि हमारे मम्मी पापा थे। हम तीनों में से किसी का भी कोई अफेयर होता तो वो कभी मना नहीं करते, या हमारा कुछ भी चल रहा होता तो हम सबसे पहले घर पर ही बताते थे। इतनी रात को पेट्रोल लेने कौन आया होगा दुकान बंद होने के बाद? ऐसे तो कोई नहीं आता था सर, लेकिन शायद हो सकता है किसी ने पापा को पहले से बोल के रखा हो कि रात में पेट्रोल लेने आएंगे, और इसीलिए पापा ने वो कैन अंदर रखा हो। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर, क्यों हुआ। मेरा बैंक का एग्जाम भी उसी दौरान क्यों था? काश मैं यहाँ पर होता, कुछ करने, सबको बचाने। हाँ शिवा बोल। एसके कॉलेज मैडम, जहाँ पिंकी जायसवाल पढ़ती थी, वहाँ से एक तगड़ी खबर है। बोल जल्दी। स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनकी एक फ्रेंड सरिता ने बताया कि पिंकी और उसकी छोटी बहन अब हलक में हाथ डालते हैं इनके। हेलो, हरियापुर थाने से सब इंस्पेक्टर शंकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। कहाँ का नंबर है ये? पीसीओ का है सर। हाँ, लेकिन कहाँ का पीसीओ है? सर प्लीज, सड़क पर पिंकी और उसकी छोटी बहन रंजना को छेड़ना, पीछा करना, स्टॉकिंग करना, उसके बाद दोनों बहनों के साथ गैंग रेप और फिर मर्डर। नहीं सर, हम खुद बताने वाले थे आपको इस बारे में। सर हम बस बदला लेने के लिए छेड़ रहे थे, बाकी रेप और मर्डर हमने नहीं किया सर। जो दुपट्टा खींच सकता है वो रेप भी कर सकता है। नहीं सर, हमें उन लोगों पर गुस्सा था तो बस थोड़ी बेइज्जती करना चाहते थे उनकी सर। इस प्लान में कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ? तुम्हारा बाप? अगर मुझे जरा सी भी भनक होती कि मेरे बेटों ने ऐसा कुछ किया है तो कसम है कुल देवता की, मैं दोनों को भरे बाजार में पट्टे से पीटता।
हमारा परिवार ये ऐसा है ही नहीं। रिजवान, तेरे संस्कारी मुखौटे पे इतने छेद हो चुके हैं ना कि कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि तू किस परिवार का है। तो चल अब एक सांस में बता, इस मर्डर और गैंग रेप में किराए के हत्यारे थे या तू खुद भी शामिल था? ना मैं शामिल था, ना मेरे बेटे, ना हमने किसी किराए के हत्यारों को बुलाया। मेरे बेटों की जलील हरकत के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। सर, उस दिन जब हमारा अंकुश और उसके पिता से झगड़ा हो रहा था तो पिंकी ने बीच में बोला था। हम मर्दों के बीच, बुजुर्गों के बीच हमारे पिता की बेइज्जती की थी, तो बस हम उसे सबक सिखाना चाहते थे सर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था सर, पर सर हमें क्या मालूम था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हमें बस हमारी जमीन वापस चाहिए थी जो सोहन जायसवाल ने हड़पी थी। हम बस उसे परेशान कर रहे थे, कभी बांध बना के, कभी सुअर, कभी दुपट्टा खींच के, कभी गैंग रेप करके और कभी कत्ल करके। पिंकी की दिल्ली बात होती थी, लेकिन दिल्ली में तो हमारा कोई नहीं रहता। दिल्ली के एक पीसीओ से 4 जून को पिंकी के पुराने नंबर पे कॉल आया था और उसी दिन पिंकी ने अपना नंबर बदल लिया। उसके अलावा 44456788 इस नंबर पे पिछले 6 महीने से पिंकी की लगातार लगभग रोजाना ही बातें हो रही थी। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। मुझे सच में कुछ नहीं पता। पिंकी बालिग लड़की थी, मैच्योर थी, उसकी कोई सहेली होगी, इसमें डाउट करने वाली बात क्या है? पर 4 जून को पिंकी ने अपना नंबर बदल लिया। क्यों किया उसने ऐसा? तुम्हारे अलावा कोई नहीं बता सकता। देखिए, जो बताना था मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ। मैं खुद जानना चाहता था कि पिंकी ने नंबर क्यों बदला, लेकिन मेरे जानने के पहले ही मेरी बहन का गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ, मेरी दोनों बहनों का, मेरे माँ बाप का मर्डर हुआ। बस मैं बच गया हूँ, किस लिए मुझे भी नहीं पता। सब रिजवान बार बार एक ही बात बोल रहा है कि वो इन सब में शामिल नहीं है। उसके दोनों बेटे बबलू और सुरेश भी इसी राग पर अटके हुए हैं। सर, एक अजीब बात है। मैंने अंकुश से पिंकी और रंजना की स्टॉकिंग और छेड़खानी के बारे में पूछा। उसने कहा कि कभी पिंकी और रंजना ने उससे इस बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया, और उसने ये भी कहा कि पिंकी और रंजना ने माँ बाप से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा कभी। एक और अजीब बात है, ब्रिजभान एंड सन्स अगर सोहन के घर इतनी रात को जाते तो दरवाजा कौन खोलता? और अगर कोई दरवाजा खोल भी देता तो उन्हें अंदर नहीं आने देता। और अगर ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसते तो जबरदस्त चीखना चिल्लाना गाली गलौज होता। सर, बिना देखे दरवाजा खोलने का कोई चांस ही नहीं। दरवाजे पे आईपीएस लगा हुआ है और वो भी इतनी रात गए। सर, ब्रिजभान और उसके दोनों बेटों की पुलिस कस्टडी सिर्फ 2 दिन के लिए है। उसके बाद वो लोग जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। अगर हमें उनसे कुछ निकलवाना है तो इन्हीं 2 दिनों के अंदर निकलवाना होगा। लेकिन निकलवाने जैसा कुछ बचा भी है। सर, मुझे लगता है पिंकी के दिल्ली वाले कनेक्शन को टटोलना चाहिए। उसके सिम बदलने के 2 दिन बाद इस कांड का होना, उसे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला पिंकी से जुड़ा हुआ है। रिकॉर्ड्स कब आ रहे हैं उस नंबर के जिस नंबर से पिंकी जायसवाल के पुराने नंबर पर अक्सर बात होती थी? 2 दिन लगेंगे सर। वेट करते हैं। ब्रिजभान, बबलू और सुरेश 2 दिन और है हमारे साथ, देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बात है, कोई तो है हमारी करंट लिस्ट में जो काफी कुछ जानता है लेकिन खामोश है। ऊपर से ये गांव वाले इस हत्याकांड की दहशत में मनगढ़ंत डकैत और गैंग अटैक की कहानियां बना रहे। इस केस में कुछ लोगों की असलियत, कुछ बातें अभी भी सामने आना बाकी थी। हर नरसंहार के पीछे कुछ गड़े मुर्दे होते ही हैं, पर अक्सर जानने वाले उन मुर्दों पर रोशनी डालना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर उन्हें अंधेरे में ही रखते हैं। जैसे कि इस केस में गैर कानूनी पेट्रोल का धंधा जो सोहन जायसवाल अपनी फर्टिलाइजर की दुकान से चला रहा था। एक और ऐसी ही अहम खबर थी जो हम तक काफी देर से पहुंची, या ये कहिए कि हमसे जानबूझकर छुपाई गई थी। सलाम साहब, पिंकी के कॉलेज के दोस्तों से दोबारा से बात हुई तो ये अरविंद कुशवाहा है, इसका नाम काफ़ी बड़ा है। बोले कि जायसवाल परिवार के काफ़ी करीबी था ये अरविंद। ये सब मालूम है हमें। उसी ने पिंकी को आखिरी कॉल किया था कत्ल वाली रात को। सर, इस अरविंद के दोस्त हैं 2, एक दिलीप जिसकी बहन अमिता की शादी थी उस रात, और दूसरा गुड्डू जो उस रात उन दोनों के साथ था। तो सर, मैंने इन दोनों से थोड़ी गप लड़ाई और तो सर काफ़ी चाबी भरने के बाद ये गुड्डू बोला कि अरविंद को पिंकी के बारे में कुछ पता है जो उसने आपको नहीं बताया। देख, अब ये मत बोलना उसे नहीं मालूम वो क्या था। सर, वही बोलने वाला था। लेकिन सर, एक और बात है। बोल। पूरा जायसवाल परिवार साफ हो गया, सिर्फ ये अंकुश बच गया। अंकुश का कोई हाथ हो सकता है? अब बैंक की नौकरी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है सर जी। अब दुकान और खेती की पूरी कमाई सिर्फ अंकुश को ही मिलेगी। मर्डर तक समझ सकता हूँ, लेकिन क्या वो अपनी दोनों छोटी बहनों का गैंगरेप करवाएगा? सर, प्लानिंग शायद सिर्फ मर्डर की ही थी, लेकिन हो सकता है करने वालों में से किसी ने ऑन द स्पॉट ये फैसला कर लिया हो कि इन दोनों को तो मारना है ही, क्यों ना पहले अपनी हवस की प्यास बुझा ली जाए। मेरी मानो तो आप अंकुश के दोस्त अरविंद को उठा लो। हो सकता है जैसे इसने पिंकी के बारे में आपसे कोई बात छुपाई, वैसे ही ये अंकुश का भी कोई राज जानता हो जो आपसे छुपा रहा हो। कोई चिड़िया हमें बता गई कि 6 जून को 11:45 पर पिंकी को जो कॉल आया था अरविंद से,
वो पिकअप टाइमिंग को लेकर नहीं था। चिड़िया ये भी बता रही थी कि जायसवाल परिवार की सफाई की प्लानिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि अंकुश बच निकले। वो चिड़िया ये भी बोल रही थी कि वो जानती है कि तू जानता था कि सोहन जायसवाल गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे, लेकिन ये बात तूने बतानी जरूरी नहीं समझी, जबकि तुझे पता था कि उनके घर के बाहर से पेट्रोल की कैन मिली थी। उनके घर में ऐसी कौन सी भड़काऊ चीज थी जो कभी भी जलकर सबको खाक कर सकती थी? सर दोनों बहनें रही नहीं, अब इतनी क्रूर तरीके से हुआ है सब। अब उनके बारे में क्या उछालूं सर? उनके बारे में ऐसा क्या था जो उछल सकता था? क्या उछला जो तू जानता है? अरविंद मुंह खोल दे, नहीं तो जितने भी चार्जेस है ना वो सब तेरे सर पे लगा देंगे। सर मैंने उस रात पिंकी को पिकअप टाइम पूछने के लिए कॉल किया था सर, ये बात सच है, लेकिन मैंने आप लोगों को सारी बातें नहीं बताई पिंकी के बारे में। तो अब बता दे। पिंकी का बोल सर, पिंकी का दिनेश उपाध्याय के साथ चल रहा था सर। अब ये दिनेश उपाध्याय कौन है? किसी को नहीं मालूम था ये कहाँ से आया हरियापुर में। कोई कानपुर कहता है, कोई इलाहाबाद। हरियापुर में क्या करता है ये दिनेश उपाध्याय? ये सर स्कीम्स बेचता था। पिंकी भी उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी सर। स्कीम का नाम? MR के लोकित बम्पर योजना सर। 2 महीने पहले ये सर कहीं भाग गया, ये दिनेश उपाध्याय। बम्पर योजना चलाने वाला कहीं भाग गया? क्यों? स्कीम फ्रॉड थी सर। अब पिंकी ने कभी डिटेल्स तो बताई नहीं मुझे, लेकिन पर वो बोली थी मुझे कि वो इसमें फंस गई है। सर हो सकता है वो दिनेश ने फंसाया उसे, या पता नहीं, शायद हो सकता है दोनों की कोई मिली भगत हो। अफेयर था दिनेश और पिंकी का? ये पिंकी ने बताया तुझे? डायरेक्टली तो नहीं बोला कभी, पर बातों से समझ में तो आता है ना मैडम। झोल क्या था? सर दरअसल गांव के कई लोगों ने इस स्कीम में अपना पैसा लगाया था सर, और ये दिनेश उपाध्याय रातों रात सारा पैसा लेकर कहीं गुल हो गया था। ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली का है? वो तो नहीं पता मैडम। तुम्हारी बहन दिनेश उपाध्याय नाम के फ्रॉड के पास पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और वो आदमी कई लोगों के पैसे लेके फुर हो गया, और तुम कह रहे हो तुम्हें ठीक से मालूम ही नहीं? सर पिंकी ने कभी मुझे ठीक से कुछ बताया ही नहीं था। तुम्हारे पापा गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचते थे, ये बात तो तुमको ठीक से पता थी ना? और तुम हमसे क्या पूछ रहे थे? घर के बाहर पेट्रोल का कैन कहाँ से आया? सर यकीन मानिए मुझे सच में नहीं पता था वो कैन वहां पर कैसे आ गया, अब भी नहीं पता है। और रही बात ये पेट्रोल वाले बिजनेस की, तो बस बताने से रह गई थी। बताने से रह गई थी वाली और क्या क्या बातें? सर आप लोग तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैंने ही अपने परिवार को मार डाला हो। मैंने ही अपनी दोनों बहनों के साथ। सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए। जो हत्यारे छुपे हुए ना, बस मुझे उनको आप पकड़ लो। मुझे पता करना है वो कौन थे, क्यों किया उन्होंने जो किया हमारे साथ। मैडम MR के लोकित बम्पर योजना वाले दिनेश उपाध्याय की हिस्ट्री निकाल रहे थे, यहाँ तो किसी और की हिस्ट्री निकल के सामने आ गई। नाम बोल। पंचम जायसवाल, सोहन जायसवाल का छोटा भाई। हाथ था मर्डर में या मास्टरमाइंड था ये पंचम? और मैडम क्या था ये तो मालूम नहीं अभी, लेकिन पंचम की बड़े भाई सोहन के साथ में पिछले 2 साल से कोई बातचीत नहीं होती थी। जमीन या प्रॉपर्टी का कोई मसला था? हाँ, और अंकुश के फोन के बाद उसका सोहन के घर जाना, जोर जोर से चिल्लाना, मानो गंदे से नाटक का गंदा सा रिहर्सल था कोई। और ये बात हमें ना अंकुश ने बताई और ना उसके चाचा पंचम जायसवाल ने। सर पंचम से उस पेट्रोल कैन के बारे में पूछा था हमने। ये जो पेट्रोल का कैन है ये इनके घर का ही है? मुझे पता नहीं साहब। सर पिंकी के फोन से इस नंबर पे तकरीबन रोजाना 6 महीने से बात हो रही थी। 4445678898 वो दिनेश उपाध्याय का नंबर है। कल तक हमारे पास एक ही एंगल था, और वो ये कि बृजभान और उसके दोनों बेटे सुरेश और बबलू ने काम किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास एंगल्स ही एंगल्स हैं, पर ये सारे एंगल्स इस खूंखार मर्डर और गैंगरेप से कैसे जुड़े हैं ये भी बताना मुश्किल। बृजभान शर्मा और उसके बेटे बबलू और सुरेश को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन वो अब भी शक के दायरे से बाहर नहीं किए गए थे। इस केस के इर्द गिर्द बड़ी रहस्यमय गतिविधियां हो रही थीं, जिसका राज जानना अभी बाकी था। पर ऐसा लग रहा था कि ये सारी एक्टिविटीज कहीं जाकर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। इस केस की सबसे रहस्यमय बात थी पेट्रोल कैन। वो पेट्रोल से भरा कैन घर के बाहर क्या कर रहा था? जब तक हमें इसका जवाब मिला, वो जवाब कई और सवालों का जवाब साबित हुआ। सब कुछ एक दूसरे में बुना हुआ था, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर अहम मुद्दा यह था कि वो कौन थे,
कितने थे जो 6 जून की देर रात जायसवाल परिवार के दरवाजे पहुंचे, शायद दस्तक दी, अंदर दाखिल हुए, फिर 4 लोगों का मर्डर्स और 2 भयंकर गैंग रेप्स कर घर में पड़ा थोड़ा सा कैश लेकर भाग खड़े हुए। कल के एपिसोड में हम देखेंगे हेलो, क्या हाल है दोस्त? कैसा है? एकदम मस्त। तू बता। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना। ऐसे कैसे पटना पहुंचकर भी फोन नहीं किया उसने? पारस मैदान के मेन गेट से पहला राइट लेना, वहाँ से 2 गली छोड़ के एक खंडर दिखेगा, वहाँ आ जाओ। रास्ता काफ़ी सकरा है, छोटी एम्बुलेंस लेके आना। क्राइम ब्रांच जोन 6 मुकाया वारदात पर पहुंच गई है। लाश आदमी की है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है बॉडी पर। गला घोटा गया। सब इससे जुड़ा हो सकता है। पहले पहचान हो जाए तभी कोई कड़ी जुड़ेगी। शफीक भाई, सीधा कॉलेज ही चलते हैं। हो सकता है उसका फोन खराब वराब हो गया हो। आपा, शायद कहीं काम से बाहर गया हो, आप टेंशन ना लो। लेकिन यहाँ पटना पहुंचने के बाद भी एक भी फोन नहीं किया उसने। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। तेईस से 26 के बीच में उम्र, मौत गला घोटने की वजह से हुई, लगभग 18 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर को खाना खाने के बाद। पेट में फूड ट्रेसेस तो नहीं मिले, लेकिन ब्लड में अल्कोहल लेवल बहुत हाई था। अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। फिर भी सारे स्टेशंस पे अलर्ट जारी कर दो। एक ही दिन हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेन आई नहीं होगी। अवस्थी सर, पोस्टर इश्तेहार जारी करवा दें? तुरंत करवा दो। ओके सर। ऐसी जगह पर आमतौर पर लोग आई लव यू, राजू लव्स मीना वगैरह लिखते हैं, पर ये तो कुछ और ही है। सर, प्यार वाला संदेश तो नहीं लगता, किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन लगती है। तुम हो, कोई और नहीं हो सकते। शफीक जी, आप पारसबाग पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच से मिल लीजिए एक बार। मनोज जी, बात क्या है? कुछ पता चला है आपको? नजीब ठीक तो है ना? क्या हुआ नजीब को? उसका पोस्टर लगा है, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है पुलिस को। लिखा है उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पोस्टर पर फोटो नजीब का ही है। क्या हुआ? क्या हुआ भाईजान? क्या हुआ बताइए ना।
भाईजान नजीब ठीक तो है ना? ये सब कैसे? कल 11 तारीख को हमें एक अज्ञात फोन आया था। पारसबाग के खंडर में हमें लाश मिली। हमारे साथ ही था शुक्रवार और शनिवार को। शनिवार को गया से निकला पटना आने के लिए। वो यहाँ पटना पहुंचा, लेकिन उसने अपने घर फोन नहीं किया। उसका फोन भी बंद था। तो उसके अब्बा यानी कि मेरे बड़े भाई शफीक ने मुझे फोन किया कि कहीं वो मेरे यहाँ तो नहीं आया। हम लोग कल उसके क्वार्टर भी पहुंचे थे, लेकिन वो ताला बंद था। शराब? जी, काफी पी रखी थी नजीब ने। घटनास्थल पे हमें शराब की बोतल और ग्लासेस भी मिले। वो किसी के साथ बैठकर पी रहा था। नामुमकिन। हमारा नजीब तो पान तक नहीं खाता था। कभी नहीं पीता था। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। सब लोग उस पर फख्र करते थे। कितने मारा होगा हमारे नजीब को। वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम करीम जी। शायद उसे किसी ने पीने के लिए बुलाया था और मार डाला। किसके साथ पीने बैठा होगा नजीब? कौन कौन दोस्त थे उसके? हम कह रहे ना, वो पीता ही नहीं था। फोन नंबर दीजिए आप उसका। लैपटॉप की एंट्री करो और कब्जे में ले लो। एज लैब असिस्टेंट नजीब अपने काम में एकदम परफेक्ट था। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में भी सभी शॉक्ड थे। सब स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते थे उसे। किसी स्टूडेंट के साथ पीना भी ना होता होगा, या फिर किसी कलीग के साथ? नजीब पीता था ये तो मुझे पता नहीं मैडम, और ना ही ऐसा कुछ सुना। हाँ, पर कभी लेट नहीं होता था वो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नजीब। एज यूजुअल टाइम से पहले हैं? सर ये फाइनली आ गए हैं बीकस, तो मैं इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। वो आधे घंटे में प्रैक्टिकल्स है ना सेकेंड ईयर वालों के। काफ़ी खुश मिजाज था, काम में एकदम पंचुअल, एकदम सटीक। मैडम भला ऐसे आदमी को कोई क्यों मार डालेगा? दीवार पे ये लिखा मिला था, तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब हो सकता है मैडम? मनोज जी को ये कह रहा है कि जो तुम हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। आपको लगता है इसका नजीब से कोई ताल्लुक बनता है? मुझे तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता मैडम। मतलब नजीब जो था वो सही था, मतलब वो कोई और बनने की कोशिश क्यों करता? कोई और है जो नजीब को करीब से जानता हो, जो हमें उसके बारे में कुछ और बता सके? आप अशोक से बात कीजिए, वो और नजीब काफ़ी करीबी दोस्त थे। समझ नहीं आ रहा सर, नजीब कुछ और बनने की कोशिश ही क्यों करता? वो जो था, जो कर रहा था, उसे अच्छी तरह निभा रहा था। MSc ऑनर्स कर ली थी, अच्छी जॉब थी, और सब लोग पसंद करते थे उसे। जैसे सब लोग पसंद करते हैं अशोक, उसे कोई ना कोई नापसंद भी जरूर करता है। नजीब जो था उससे किसी को तो आपत्ति थी, इसलिए मार डाला उसे। सर ऐसा कोई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। और वैसे भी नजीब का कभी किसी के साथ कोई पंगा ही नहीं हुआ, एकदम सीधा बंदा था सर। अशोक, हमें कुछ नया सुनना है। सबका यही कहना है कि वो पढ़ा लिखा था, मिलनसार था, काम में अच्छा था, ये था वो था। बस सच ये है कि नजीब को किसी ने पारसबाग के खंडहर में बुलाया, उसके साथ दारू पी और फिर उसका मर्डर कर दिया। करीबी दोस्त था तुम्हारा, अच्छे से जानते होगे, तो फॉर्मेलिटीज को साइड कर दो और असली बात सामने रखो। नजीब पीता था मैडम, हम लोग कई बार उसके रूम पे बैठते थे। उसे पीने का काफी शौक था, लेकिन इस शौक का दुनिया में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं। और ऐसा क्या था अशोक जो किसी को मालूम नहीं है? कौन है ये? नजीब की गर्लफ्रेंड हो सकती है सर।
लेकिन अभी तक जिक्र किया नहीं किसी। नजीब के शराब पीने के शौक का जिक्र भी काफ़ी देर से। हीना मिर्ज़ा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड ही थी मतलब? 1 महीना पहले ब्रेकअप हुआ था। क्यों? हिना अभी भी फोन नहीं उठा रही है यार। अरे जाने देना यार, प्यार में कैसी जबरदस्ती। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दे? प्यार में नाइंसाफी चलती है क्या? काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, सबसे मिलना भी बंद हो गया था 1 महीने से। मैंने पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। सारी दुनिया उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानियों के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे भी हलक में उंगली डालनी पड़ी। मैंने नजीब को कई दफ़ा समझाया था कि हिना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं थी? सर, हिना थोड़ी अलग है, थोड़ी बोल्ड टाइप, और वो नजीब के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती थी। कुछ समझ नहीं आता था उसका। मतलब जब नजीब गायब हुआ तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब पता चला कि उसका मर्डर हो गया है तब भी कोई फर्क नहीं। हेलो जी। जी हाँ, मैं जानती थी नजीब को, लेकिन मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, मेरा ब्रेकअप हो गया था उसके साथ 1 महीने पहले, और तब से मैं उसके साथ बिल्कुल टच में नहीं हूँ। तो अब मैं आपको क्या बता सकती हूँ? ब्रेकअप क्यों हुआ था? पर्सनल है, और ब्रेकअप होना कोई गुनाह तो नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मर्डर नॉर्मल नहीं है ही ना। ओके, मर्डर नॉर्मल नहीं है, मगर मेरी नजीब के साथ रिलेशनशिप मर्डर का कारण नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस? क्यों? नर्वस होना चाहिए मुझे। तो फिर ब्रेकअप का कारण क्यों नहीं बता रही हो? कहा ना पर्सनल है, बताना ना बताना मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी को लॉकअप के अंदर ले चले, मिलवाएं तुम्हारी मर्जी को हमारी मर्जी से। धमकी किसे दे रही हैं आप? हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। उस नजीब से हमारा कोई लेना देना नहीं था। किसी की जान लेने गई, लेना देना तो हुआ है आफरीन जी। तो हमने मार डाला उसे? अजीब जबरदस्ती है ये। खामखा हमारे सर पर खून थोपेंगे आप। 2 साल की रिलेशनशिप थी मेरी और नजीब की, लेकिन नजीब हद से ज्यादा पजेसिव हो रहा था। किसी फिल्म स्टार की तारीफ भी करूं तो आग बबूला हो जाता। दरअसल सर, लोगों ने जो आपको नजीब के बारे में बताया है ना, नजीब वो नजीब था ही नहीं, वो कोई और ही था। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब की हमें जहां लाश मिली उसके पास दीवार पर लिखा था। ओह, तो ये कि तुम कह रही हो कि नजीब वो नजीब नहीं था जो लोग उसके बारे में कहते थे, वो कोई और ही था, उसकी असलियत कुछ और ही थी। दीवार पर लिखा हुआ ये भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। तो दोनों बातें कनेक्टेड हैं, यानी कि मैंने जिसने ये मर्डर किया या करवाया है वो ये दीवार पर लिख देती है या लिखवा देती है, ताकि आप आसानी से ये कनेक्शन ढूंढ सकें। नहीं? क्यों? कोई भी निशान क्यों छोड़ रहा है पीछे? जीते जी मैं इसको कह नहीं पाया, अब इसकी रूह पड़ ली। नजीब वो नजीब क्यों नहीं था जो दुनिया उसे समझती थी? क्योंकि मैंने उसकी असलियत देखी थी। तो वो असलियत क्या थी ही ना? नजीब साइको हो रहा था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। तो वो असलियत क्या थी ही ना? नजीब साइको हो रहा था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पागलों के जैसे मेरा पीछा कर रहा था, वायलेंट हो रहा था। कारण बताओ। थकान। मतलब बोरियत? तुम बोर हो गई हो मुझसे? जो समझना है समझ लो।
जब तक अच्छा था अब नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकती हो ना। जब तुम्हारा मन चाहता तब रिश्ता रख लिया, वरना 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा हो चुका है नजीब, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सोचना भी नहीं, चुपचाप सहूंगी नहीं मैं। एक बार ये आईने में देखो खुद को, देखो क्या बन गए हो तुमने मुझे ऐसा बना दिया ना। खुद पर तरस खाना तुम्हारा स्टाइल कभी नहीं था नजीब। इतना भी जलील ना करो खुद को। क्या है? हिना का है, मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार शराफत से कह रही हूँ, हिना तुझसे नहीं मिलना चाहती। मुझे हिना से एक बार मिलना है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। मुझे पुलिस कंप्लेंट करने पर मजबूर मत करना नजीब। तो फिर क्यों नहीं की पुलिस कंप्लेन? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो पहले ही पागल हो रहा था और उसके पागलपन को मैं और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा टाइम लगेगा पर संभल जाएगा। मैं तो आगे बढ़ ही चुकी थी। सुना आगे बढ़ने में कोई हमसफर भी मिल गया था नया? पुलिस वाली है ना, सबूत तो हो गए। तो फिर दोबारा मुझसे पूछकर क्या मजा आ रहा है आपको मैडम? यानी हमने सही सुना? आप लोग जो सुनते हैं, जो करते हैं और जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ जिसमें आप इस वक्त दखल दे रहे हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई और था हिना? नहीं था, बस मैं नजीब के साथ और रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। नजीब तो अब रहा नहीं, तो अब आप किसके साथ रिलेशनशिप में है हिना जी? आप तय कीजिए, आप नजीब की मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हैं या मेरी लव स्टोरी लिख रही हैं? हिना, तुम्हारी इस नई लव स्टोरी में नजीब काटा था, परेशान कर रहा था, किसी तरह का ब्लैकमेल? आपका मतलब है कोई सेक्स टेप, अश्लील वीडियो? करेक्ट। गलत। आप लोग ना पूरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़े हो। देखिए, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक तो अपना सेक्स टेप बनने देती और दूसरा ब्लैकमेल से डरती। और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना मेरी निजी ज़िंदगी को नजीब से कोई खतरा था, और अगर होता भी तो वो खतरा ख़त्म करने के लिए मैं उसकी जान नहीं लेती। झूठ बोल रही है। हिना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसकी जिंदगी में जो अब है, इसके इस नए प्रेमी की हिस्ट्री भी निकलवाओ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। श्योर ये नजीब की जिंदगी से जुड़ा है और शायद हिना की भी। सर नजीब को शायद फुसला के मौत के खंडर बुलाया गया था। 10 सितंबर की दोपहर को जो कॉल आया था वो आखिरी कॉल। हेलो सर, नंबर ट्रैक किया है 4447898811। फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस। सर, इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है, नजीब को। सर, अब ये नंबर स्विच ऑफ है। पूरी प्लानिंग से मारा गया नजीब को। नजीब को शराब पिलाना ये प्लान का हिस्सा रहा होगा। कातिल शायद जानता था कि नजीब शराब का शौकीन। नजीब पीता था मैडम, उसे पीने का काफी शौक था। अशोक मौर्य के अलावा और कौन इतना करीब था जो इस गुड बॉय नजीब की बैड हैबिट के बारे में जानता था? शायद हिना ने अरेंज किया। शायद वो हिना और नजीब दोनों को जानता हो। शायद हिना को चाहता हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी पीता हो, पर सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नहीं सर, मेरे ध्यान में कोई नाम नहीं आ रहा है। सर, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि नजीब और क्या बनने की कोशिश कर रहा था और वो कोई और क्यों बनना चाहेगा। सर, मैं तो उसी नजीब को जानता था जो वो था। अशोक, क्या इस लिखाई का इशारा हिना की जिंदगी में आए उस दूसरे आदमी की तरफ था? क्या हिना ये चाहती थी कि नजीब उस दूसरे आदमी जैसा बने, या फिर वो दूसरा आदमी चाहता था कि नजीब उसके जैसा ना बने? मुझे नहीं मालूम सर। मैं नजीब के क्लोज था, मैं उसे जानता था, पर मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानता था। विजय मिश्रा, हिना की जिंदगी में ये नया आदमी विजय मिश्रा हो सकता है। सो पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। लगातार बातचीत होती रही है हिना और विजय के बीच में, अनगिनत मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। तो जब हिना और विजय की लव स्टोरी शुरू हुई तब तक नजीब और हिना की स्टोरी खत्म नहीं हुई। खुद हिना भी कह रही थी कि नजीब से उसका ब्रेकअप 1 महीने पहले ही हुआ था। अगर इस लॉजिक से जाए कि नजीब विजय के रास्ते का कांटा था और विजय इस कांटे को निकालना चाहता था, तो हिना तो नजीब को अपनी जिंदगी से पहले ही दूर कर चुकी थी। तो फिर विजय नजीब को इस दुनिया से दूर क्यों करता? वैसे भी हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जो इस लिखाई को हमारे इस केस के साथ जोड़ता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो? हमें गुमराह करने के लिए किसी ने जानबूझकर इस दीवार पे ही लिख दिया हो। और सर, वैसे भी ये हिना है बहुत चालाक औरत। हिना के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर,
हिना ने किसी को हायर किया हो इस मर्डर के लिए? नो सर। विजय मिश्रा। अरे मुझसे क्या पूछना है? मैं क्या बता पाऊंगा नजीब के बारे में? बैठो। नजीब को जानते थे? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है हिना से सुना था नजीब के बारे में, लेकिन कभी मिला नहीं उससे। हिना को कब से जानते हो? अफेयर कब से शुरू हुआ तुम दोनों का? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। और नजीब के साथ हिना का ब्रेकअप हुआ 1 महीना पहले। मतलब एक ही समय में हिना 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर एक दिन हिना ने फैसला किया नजीब को डंप करने का। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था सर। वो तो एक दिन मैंने हिना को फ़ोन पर नजीब से झगड़ते हुए सुना, तब मुझे नजीब के बारे में पता चला। नजीब, बंद करो ये जासूसी करना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। स्टॉप। चिल्लाओ मत नजीब, चिल्लाओ मत। ये नजीब कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड है। परेशान कर रहा है? बीच बीच में भूल जाता है कि ब्रेकअप हो चुका है और शुरू हो जाता है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। नजीब फारूकी ये परेशान कर रहा था हिना को, ब्लैकमेल कर रहा था। हिना क्यों मानना चाहती थी इसे? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। नजीब क्या बनना चाहता था और वो कोई और, क्या तुम हो? इन सब बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। मैं हिना से एक कॉफ़ी शॉप में मिला था, दोस्ती हो गई, फेयर हो गया, हम साथ हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नजीब था हिना की लाइफ में, लेकिन मैं नजीब को नहीं जानता हूँ सर। और सर, जिस आदमी को जानता ही नहीं उसके मर्डर के बारे में मैं क्या जानूंगा? आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत क्या करते हैं? आप बताएंगे या नेट पर सर्च करूं? तुम कुछ मत करो हिना, तुम बस यहाँ तशरीफ ले आओ, और अगर तुम यहाँ नहीं आई ना तो हम वहाँ आ जाएंगे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? पुलिस वाले हैं तो जब चाहे परेशान करेंगे हमें। कमजोर मत समझिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आती है। पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं कि आप मेरी मासूम बेटी को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। बैठ जाइए आप। बैठो। सर, कुछ नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। आपने मुझसे बात कर ली, विजय से बात कर ली, अब क्या पूछना है आपको? बैठ जाओ। हिना, तुमने झूठ कहा हमसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। तुम नजीब और विजय इन दोनों के साथ एक ही समय पर रिलेशनशिप में थी। कोई कानून है ऐसा जो कहता है कि एक टाइम पर एक लड़की का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड हो सकता है? अगर मैं विजय और नजीब के साथ 5 और बॉयफ्रेंड्स भी रख लेती तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन लागू होता मुझ पर? बताएंगे जरा। क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं? मेरा नजीब के मर्डर के साथ कनेक्शन है, इसका एक भी सबूत है आपके पास? वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे। मुस्कुराहट हट नहीं रही है तुम्हारे चेहरे से। सर, आप जब कुछ गलत नहीं करते ना तब आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं होती। मैं आपके सिग्नल समझ रही हूँ सर। आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं बस कुछ कह दूं और आपका काम बन जाए। तुमने मरवाया नजीब को? पहले भी 10 बार पूछ चुके हैं आप, और 20 बार हम जवाब भी दे चुके हैं। झूठ जवाब नहीं होता, बल्कि कई और सवाल खड़े करता है। नजीब के कत्ल की 2 सेकंड भी तकलीफ नहीं दिखी हिना के चेहरे पर। जिस आदमी से 2 साल तक इतना करीबी रिश्ता रहा हो, उसकी मौत से हल्का सा भी फर्क ना पड़े। मैं नजीब के करीब थी, मगर फिर उससे बहुत दूर भी हो चुकी थी। उसके पागलपन से परेशान हो गई थी मैं। हाँ, नजीब से ब्रेकअप करने से पहले ही मैं विजय को डेट कर रही थी। मैं बता रही हूँ नजीब, आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। और तुम कर सकती हो मेरी पीठ पीछे धोखा? विजय नाम है ना उसका? विजय मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में मेरे होने के बावजूद? मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि तुम 2400 घंटे मुझे पकड़े रहो। हम एक ही कॉलेज में काम करते हैं, है ना? हम एक ही मजहब से हैं, 2 साल से साथ में हैं, सब कुछ बराबर है। हमारे पास रहने के लिए जगह भी है ना। सिर्फ रहने की जगह काफ़ी नहीं होती ना नजीब, एक सांस लेने की भी जगह होती है जो कपल को एक दूसरे को देनी होती है। और उस जगह के बारे में तो तुमने सुना तक नहीं है। ये तो मीठी फिलोसफी है ना, ये तुम्हारी बेवफाई की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या वो विजय। विजय,
4789811 जिसे 10 सितंबर को नजीब को लास्ट कॉल आया था। हेलो सर, जिस मोबाइल पर वो सिम एक्टिव था उस मोबाइल का IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पे डाला था। वो मोबाइल फोन अभी भी यूज हो रहा है? नहीं सर, लेकिन 1 महीना पहले उस मोबाइल फोन पर कोई दूसरा सिम एक्टिव था, किसी बिमल चौरसिया के नाम से। सर, ये बिमल चौरसिया का सिम अभी एक्टिव है? हाँ, एक दूसरे मोबाइल पर। सर, हमें बिमल चौरसिया का एड्रेस भी मिला है। पुलिस को तेरे खिलाफ कुछ मिल गया है क्या हिना? बड़ा दम है पुलिस थाने की हवा में। 2 बार क्या गए वहीं की जबान बोलने लगी हो। हाँ विजय, ये क्या हो रहा है ना? क्या हो रहा है? मेरा मतलब है क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे पूछने वाली थी। क्यों मार डाला तुमने नजीब को? मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा ऐसा? एग्जैक्टली क्यों करोगे तुम ऐसा? और अब ये बताओ कि मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्यों पूछा ऐसा सवाल तुमने? हिना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पुलिस तरह तरह के सवाल पूछ रही है मुझसे। तुमसे तो सिर्फ सवाल ही कर रही है ना, मुझसे तो सीधा कह रही है कि मैंने ही मार डाला है नजीब को। और अब ऐसे वक्त पे तुम भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो। इतना ही भरोसा है मुझ पे? नहीं ना, वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हाँ, आई एम सॉरी। भरोसा करता हूँ तुम पर, लेकिन किसने मारा होगा नजीब को? मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उससे फर्क पड़ता है। पुलिस मुझे कुछ फोटो दिखा रही थी, वो नजीब के लाश के आसपास कुछ लिखा हुआ था। तुम हो समथिंग ऐसा कुछ। तुम हो, कोई और नहीं बन सकते। हाँ वही। किसने लिखा होगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने लिखा है? नहीं हिना, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। शाम को कॉफी शॉप? हाँ ठीक है। जी बिमल चौरसिया। जी कहिए। चल। लेकिन कहाँ सर? पापा देखो ना बाहर। अरे सर कहाँ पर? पापा ये देखो ना, ये देखो ना पापा। अरे क्या किया? कहाँ लेके जा रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे हो इसको? कहाँ ले जा रहे हो इसको? सर अरे क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग मेरे की कसम से सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगा सर कुछ? आप लोग मेरे कुछ नहीं किया। चुप। अगर तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा नंबर है ये? बोल, तेरा नंबर है ये? जी मेरा नंबर। तेरा मोबाइल नंबर 1 महीना पहले इस मॉडल के मोबाइल में एक्टिव था। इसका IMEI नंबर है 56324512FT। बिमल चौरसिया नजीब फारूकी को कैसे जानता है? नजीब को जानता है ना तू? जानता नहीं हूँ सर। एक दो बार मिला था। वो कॉलेज है ना, वो RK सूरी गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ लैब टेक्नीशियन था वो। हाँ सर वही कॉलेज। पारस बाग में 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया, पता तो होगा तुझे? पढ़ा था मैंने पेपर में। नजीब को कैसे जानता है तू? बस मिला था उससे 1-2 बार यूं ही। कब? कहाँ मिला था? कैसे? नजीब पहले हमारी कॉलोनी में रहता था, राय बहादुर कॉलोनी में, दो गली छोड़ के। सर वो इमरान के साथ मिला था 1-2 बार, उसी ने मुझे मिलाया सर उससे। इमरान कौन है? मेरा पड़ोसी है सर। दरअसल ये मोबाइल सर ऐसा ही मोबाइल मेरे पास था। आपने जो नंबर बताया उसका पता नहीं, लेकिन सर ये मोबाइल मैं 1 महीने से यूज़ नहीं कर रहा था। वो एक दिन इमरान आया, उसको मोबाइल चाहिए था सर। अरे बिमल, हाँ सुन ना, वो तेरे पास इससे पहले छोटे वाला फोन था ना, वो है तेरे पास या बेच दिया तूने? है ना यार, वो रेडियल फोन कौन खरीदेगा बे? अरे यार मुझे देना 2 दिन के लिए, मेरा फोन खराब हो गया, रिपेयर के लिए दे रखा है, 2-3 दिन में ठीक होकर मिल जाएगा। सर उस दिन से सर ये मोबाइल मैंने उसको दे दिया सर। कब की बात है ये? 1 हफ्ता हो गया सर। साहब वो सब तो निकल लिए सर। इमरान और उसके अब्बू अम्मी भाई भाभी सब एक साथ निकल गए। कब निकले? जैसे ही आप विमल को घसीट कर ले गए, इमरान के अब्बू असलम कुरैशी और उसका भाई शाहिद कुरैशी तेजी से घर के अंदर घुसे और सारा परिवार एक साथ निकल लिया साहब। सर पड़ोसी इमरान के रिश्तेदारों की डिटेल निकाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो भाग कर जा सकते हैं। सर
सारे बस और रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे कर दिया इस परिवार के लिए। इस इमरान का नंबर नजीब के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखा था? सर 3 महीने के रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, उसमें तो नहीं था। हिना के रिकॉर्ड्स में? नो सर, लेकिन सब 1 साल पहले जिस मोहल्ले में नजीब रहता था उसी मोहल्ले में इमरान रहता था। उसके बाद कॉलेज से मिले हुए सरकारी क्वार्टर में नजीब शिफ्ट हुआ। तो हो सकता है सर 1 साल पहले जब हिना उस मोहल्ले में जाती होगी नजीब से मिलने के लिए, तब वहां उसकी पहचान इमरान से हुई हो। तुम हो, कोई और नहीं बन सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान और हिना का पहले से अफेयर चल रहा था और नजीब ने इमरान की जगह ली, इसलिए इमरान ने नजीब को मार डाला और संदेशा लिखा मरे हुए नजीब को कि तुम नजीब हो, नजीब ही रहोगे, इमरान नहीं बन सकता। सीधा सवाल है हिना, तुमने इमरान को छोड़ा नजीब की वजह से और इमरान को पता ही नहीं होगा कि तुम नजीब को भी छोड़ चुके हो, इसलिए इमरान ने नजीब को मारा। पूरे स्टेट में नशाबंदी है और देखो दिन दहाड़े पुलिस वाले पीकर बैठे हैं। हिना, सीधा सवाल है। जलेबी जितना सीधा सवाल है मैडम। आप लोग ना सच में दिमाग से जाने लगे हो। आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन मेरा एक क्लास है, एक चॉइस है। ले देकर वो निकम्मा इमरान ही मिला था लिंक करने के लिए। तुम जानती हो इमरान को? बिल्कुल जानती हूँ। नजीब जब राय बहादुर कॉलोनी में रहता था तब इमरान वहाँ उससे मिलने आया करता था। मैं होती थी तो बात हो जाती थी, लेकिन 1 नंबर का यूजलेस लड़का है वो। मैं पोलाइटली झेल लेती थी क्योंकि नजीब का दूर का कजन था। 1 मिनट, इमरान नजीब का रिश्तेदार है? हाँ, मिल गया आप सुराग मेरे कंधे पर से फायर करने के बाद। अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर। इमरान कुरैशी, राय बहादुर कॉलोनी? जी हाँ, इमरान के पिता असलम कुरैशी और बड़ा भाई शाहिद कुरैशी जो यहाँ मशीनरी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। हाँ हाँ, असलम कुरैशी, वो तो हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। नजीब जानता था इमरान को क्योंकि पहले नजीब भी राय बहादुर कॉलोनी में रहता था। आपने ये बात पहले नहीं बताई करीम जी। पर सर इस इमरान का हमारे नजीब के मौत से क्या ताल्लुक? करीम जी, इमरान का ताल्लुक नहीं है, इमरान शायद वजह है नजीब के मौत की। इमरान कुरैशी? शफीक भाई, ये इमरान के अब्बू असलम कुरैशी तो हमारे दूर के चचेरे भाई हैं। याकूब की बीबी राफिया के बहन का शौहर। कभी बातचीत भी नहीं होती थी उनसे। शादी और जनाजों में मिलते थे कभी। और हमारे नजीब की इमरान से दोस्ती थी, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। इमरान हमारे नजीब का कत्ल क्यों करेगा? क्यों मारेगा उसे? सर जीआरपी ने पूरे कुरैशी खानदान को धर लिया है। प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। ट्रेन के निकलने से पहले पकड़े गए। गुड। यहाँ पर ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में वैसे ही बहुत ड्रामा होने वाला है। हमें तो इतने दिनों से पता ही नहीं था कि नजीब को इमरान ने मारा है। और जैसे इमरान की करतूत पता चली, सबके सब निकल लिए, भाग लिए। बचाने की कोशिश की अपने बेटे को। मजबूरी थी हमारी। हम इमरान को पकड़ लेते, इल्जाम हम पर भी आ जाता, तो डर गए थे हम लोग। साहब, जैसे ही आप लोग बीमल को लेकर गए, ये इमरान अपना बैग पैक करने लगा, तो अम्मी को शक हुआ कि इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है, तो हम लोग को फौरन घर बुलाया। तू कुछ बताता क्यों नहीं इमरान? तू जा किधर रहा है? अरे कुछ तो बोल इमरान। देखिए, इमरान ने जरूर कुछ ना कुछ किया है और अब ये घर से भाग भी रहा है। कहाँ भाग रहे तू? हाँ, तुझे पता है बीमल को क्यों पुलिस उठाकर ले गई? वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नजीब के कत्ल के चक्कर में विमल को पुलिस ले गई। इमरान, तूने कुछ किया क्या? बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल। मैंने नजीब को मार डाला। क्यों मारा? अरे क्यों मारा? बोलना। ताकि मैं चैन से जी सकूं। अब्बू नहीं, अब और नहीं। मैंने नजीब को मार डाला है। मैं किसी को भी मार सकता हूं। नजीब को क्यों मार डाला? उसको यहां आना ही नहीं चाहिए था।
हम दोनों की दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? हिना की वजह से, जिसे नजीब ने तुझसे छीन लिया? हिना कौन है? हिना कैसे? हिना को नहीं जानता। हिना कैसे? तो फिर नजीब को क्यों मार डाला? वो था। और मैं हूं। क्या वो मैं बन सकता हूं? क्या नजीब इमरान बन सकता था? तो फिर मैं नजीब कैसे बन सकता? तू लेक्चर देगा मुझे? यार मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रहा था भाई। मेरे भले की फिक्र मत करो नजीब। तुम हो, मैं हूं। जब नौकरी के बाद नजीब को सरकारी क्वार्टर मिला तो मानो अली बाबा का खजाना मिल गया उसे। और ताने तो मतलब रातों रात डबल हो गए मेरे लिए। तू नजीब जैसा क्यों नहीं बनता? अब इन सालों को मालूम था कि नजीब एकदम मेरी तरह दारू पीता है, तफरी करता है, 4 ऐब हैं उसके अंदर, लेकिन अब्बू भाईजान को ऐब सिर्फ मेरे में दिखते हैं। और फिर तानों के तीर चालू हुआ था। अरे भाई मैं नजीब नहीं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो इमरान हूं ना मैं नजीब बनना चाहता, ना मैं नजीब बन सकता हूं। और हर वक्त नजीब 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 जीना जहन्नुम बना दिया था उन्होंने मेरे लिए। मैंने अपने दोस्त बंटी को बुला रखा था। मर्डर में साथ देने के लिए? हाँ। तुम सिर्फ तुम बन सकते हो, कोई और नहीं। मैं नजीब कैसे बन सकता हूं? नजीब इमरान कैसे बन सकता है? सही कह रहा हूं ना? अब तो नजीब भी नहीं है, मेरी उससे अब तुलना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं वेलापंती करता था, लुखागिरी करता था। मैं बस पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरा किताबों के साथ 36 का आंकड़ा था और एक जगह बैठने से 136 का। पर क्या जबरदस्ती मुझे नजीब बनाया जा सकता था? कभी नहीं। और सर मैं सच कह रहा हूं, नजीब को मारकर मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। अब जो मुझे सजा होगी ना, वो उस टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं है। मैं अब सच में मैं हूं। अब तू कौन है पता है? एक खूनी। तेरा आगे का रास्ता कहां जाता है जानता है? जेल को। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जेल की घुटन में सांस ले रहा होगा और वहां नजीब नाम के कोई ताने नहीं मारेगा तुझे, उसके नाम की कोई मिसालें नहीं देगा, उसके नाम के कोई चाबुक नहीं मारेगा। अब सब अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि उन्हें इमरान नहीं बनना है। सोचो, पुलिस ने तो गांठ बांध ली थी कि किसी ना किसी तरह मुझे इस केस से जोड़े, लेकिन अंत में हुआ क्या? जो हुआ बहुत ही दुखद है ना, बहुत ही ज्यादा। सो तो है, मैंने कब ना कहा, है दुखद। भाईजान हौसला रखिए। हाँ करीम, लेकिन मैं जिंदगी भर एक बात नहीं समझ पाऊं कि नजीब की गलती क्या थी। सिर्फ ये कि वो इमरान के घर गया, उससे दोस्ती की। क्या नजीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो था एक होनहार मेहनती लड़का और इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा मिली?
चौंकाने वाली और समझ के परे है ये बात कि नजीब फारूकी जैसे होनहार आदमी को बेवक्त और बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। दो लोगों के बीच तुलना करना और खुद तोला जाना हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, और तुलना का वो एक विषय अक्सर इंसान का वजूद बन जाता है। बचपन में पढ़ाई, जवानी में कमाई, कभी खूबसूरती की तुलना, कभी रंग की तुलना। हर किस्म की तुलना में जिसका पलड़ा हल्का होता है वो सामने वाले के साए में सुकुड़ने घुटने लगता है। दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं होते तो दो इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, नियति कहिए, कायनात हर इंसान को एक हुनर बतौर तोहफा देती है। कुछ लोग इस तोहफे का